हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द लॉजिक ऑफ स्टडीज़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे। तो आई होप आपने हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ग्रेविटेशन का वो देख लिया होगा, जिसमें मैंने ग्रेविटेशन का जो स्टोरी है इसैक न्यूटन का वो मैंने कवर किया था, लॉज ऑफ मोशन, एंड मैंने सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड कैप्लर्स लॉ का कवर किया था। तो आज जो है हम सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड देन उसके बाद हम मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स कवर करेंगे, एंड देन फिर हम ये जो छोटा सा पार्ट है अबाउट लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स के बारे में, अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड देन लास्ट टॉपिक अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसका ये फॉर्मूलाज है वो हम कंप्लीट करेंगे। एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, वो होगा हमारे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो हो सकता है इसके 3 से 4 मतलब जो लास्ट पार्ट होगा वो उसमें हम सारा कवर कर लेंगे, तो 3 पार्ट होगा इसका। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर करना कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी इसी के थ्रू। तो जल्दी से जाओ और जब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और फ्रेंड्स, मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसमें मैं आपके साथ ये हैंड रिटन नोट्स शेयर करने वाली हूँ, और ये फ्री होगा टिल जुलाई फर्स्ट वीक के बाद आपके जो भी पीडीएफ्स होंगे वो वहाँ से हट जाएंगे। तो जल्दी जाओ उस लिंक के थ्रू और चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो जल्दी से ले लो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैप्लर्स के लॉ के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि कैसे ये इक्वेशन कितना हेल्पफुल है कैप्लर्स के न्यूटन के लिए, एंड कैसे उसने अपना फिर थ्योरी बनाया था। ठीक है, तो देखते हैं न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब इन्होंने एक यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स की बात की है। इन्होंने एक ऑब्जेक्ट लिया है m1 जिसका मास है, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है। ठीक है, अब कंपैरेटिवली आप देखोगे तो ये बड़ा है साइज़ में और ये छोटा है साइज़ में, राइट। एंड दोनों ही यहाँ से छोड़े गए, एक यहाँ से गया है, एक यहाँ से जा रहा है। तो दोनों का फोर्स इन्होंने F लिया, बिकॉज फोर्स सेम रखा है इनका। एंड यहाँ ये जो D दिख रहा है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब यहाँ पे वो पता करना चाह रहे हैं कि कौन ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं इनका पहला स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को किसी जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में एक सम फोर्स ऑफ मैग्नेट हो। ठीक है, हाँ, मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट एक्ट कर सकता है, बट देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स जिसके कारण एक चीज़ दूसरी चीज़ से मतलब अट्रैक्ट होती है। फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर आप 2 बॉल्स को मतलब सपोज ये एक बॉल है, दूसरा बॉल ये है, दोनों को इस साइड से फेंको, एक को इस साइड से फेंको, एक को इस साइड से फेंको, देयर इज सम काइंड ऑफ फोर्स। ऐसा कोई फोर्स इनके ऊपर एक्ट कर रहा है जिसके कारण ही वो दोनों ही एक दूसरे से जाके बाद में मिलने वाले हैं। ठीक है, एट सम टाइम वो एक दूसरे से जाके मिलेंगे। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जहाँ पे कोई फोर्स एक्ट ना करे। देयर इज सम काइंड ऑफ यूनिवर्सल फोर्स जो उन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है, और वो डेफिनाइट होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बताया कि दिस फोर्स, ये जो फोर्स होता है, जो डेफिनाइट फोर्स होता है, जो एक्ट करता है एन ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। अब इसको मैं इस इक्वेशन से, मतलब उन्होंने उस इक्वेशन का हेल्प से इन्होंने इस इक्वेशन को डिराइव किया। उन्होंने क्या बोला, ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी प्रोडक्ट ऑफ द 2 मासेस, जो हमने वहाँ पे लिया था, है ना। एक का मास हमने लिया था m1, दूसरे का मास लिया था m2, एंड देन हमने बताया था कि दोनों सम काइंड ऑफ फोर्स एक दूसरे की तरफ एक्सर्ट कर रहे हैं, है ना। मैं दूसरे इंक से मैं आपको बताती हूँ। तो उन्होंने बताया था कि दोनों एक दूसरे के ऊपर सम काइंड ऑफ फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनके बीच का डिस्टेंस दिया है d, है ना। तो क्या बोल रहा है इन्होंने कि जो फोर्स होता है वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 मासेस। ये जो प्रोडक्ट है, 2 मास प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द 2 मासेस, जैसे कि ये m1 हो गया एंड ये m2 हो गया। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली मतलब देखो, इनवर्स इज लाइक, ये सो पता ही होगा सबको, बट स्टिल मैं बता देती हूँ, उनको कन्फ्यूजन होता होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब कि जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का भी काम करता है। सपोज मैं यहाँ पे ले ली हूँ मास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे, इसका मतलब मैंने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स व्हाट, कि अगर फोर्स बढ़ेगा तो आपका मास भी बढ़ेगा, अगर फोर्स घटेगा तो मास भी घटेगा। समझ में आ रहा है? मतलब डायरेक्टली में एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा,
दूसरा चीज़ बढ़ेगा तो तीसरा भी पहला भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर मैं वहीं पे बोलूँ कि जो ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से, लेकिन इन्वर्सली, मतलब इन्वर्स मतलब ये अपॉन आ जाएगा डिस्टेंस से। मतलब क्या कि जब आप फोर्स बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, जब आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। समझ में आया? तो इन्वर्स में क्या होगा, ऑपोजिट होगा, एक चीज़ बढ़ेगा तो एक चीज़ घटेगा, दूसरा चीज़ बढ़ेगा तो पहला चीज़ घटेगा। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ पे जो ये जो फोर्स है जो एक्ट कर रहा है उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, वो क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस से एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इनके स्क्वायर से, डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब जब आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वल्स टू का साइन। सपोज आपको इक्वल्स टू का साइन लगाना है तो आपको ये हटाना पड़ेगा, और जब आप ये हटाते हो तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। देखो जैसे कि मैं आपको पिछले वाले मैंने वीडियो में बताया था कि हमने यहाँ पे हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हमें इक्वल टू का साइन लगाना था, तो हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट की वैल्यू डाली। तो सेम वे यहाँ पे इन्होंने डिराइव किया एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इन्होंने यहाँ पे क्या डिराइव किया, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इक्वल्स टू का साइन के साथ साथ लगाया जी। ये है कैपिटल जी, ये क्या है, कैपिटल जी है। तो बेसिकली इस डायग्राम से आपको क्या सीखना है, इस डायग्राम से आपको फॉर्मूला का पता चलता है कि इसके ऊपर ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर सम काइंड ऑफ फोर्स एक्ट करता है, डेफिनाइट फोर्स, एंड ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू मासेस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन दोनों ही मासेस का, एंड जो इनका जो बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें पता चलता है, ठीक है, कहाँ से, इस डायग्राम से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे जो ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये किसने डिराइव किया था, इसैक न्यूटन ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही इसका एग्जाम्पल सेट किया था, ठीक है। तो अब ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद करना पड़ेगा, इट इज़ 6.673 इंटू 10⁻⁻11। एन इज डिनोट्स योर इज न्यूटन, एम इज मीटर स्क्वायर, kg-2, ऐसे भी आप लिख सकते हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर। जब ये ऊपर जाता है तो ऐसा कुछ दिखता है, ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg या फिर पर kg स्क्वायर या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स ऑफ -2, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये जो फॉर्मूला है 6.673, क्योंकि आप न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ करोगे, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। इन्होंने बोला कि जब मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास डबल होगा, ये मैं शॉर्टकट में लिखी हूँ जिससे ज़्यादा स्पेस ना ले, तो कैसे समझना है आपको, जब मास फर्स्ट ऑब्जेक्ट का डबल होगा, ट्वाइस है ना, मतलब डबल होगा, तो फिर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स जो होगा दोनों ही ऑब्जेक्ट पे, फर्स्ट पे भी एंड सेकेंड पे भी डबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट को डबल करते हो, सपोज सेकेंड ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही है, कांस्टेंट है, बट आपने फर्स्ट वाले का डबल कर दिया मास, ठीक है, तो फोर्स जो दोनों पे ही एक्ट करेंगे वो भी डबल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, राइट, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे दोनों ही, है ना, मास और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे। अब डिस्टेंस की बात करते हैं, तो डिस्टेंस में बोला कि अगर डिस्टेंस डबल कर दिया जाए तो फिर फोर्स क्या होगा, तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फोर्स और डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एंड एक चीज़ बढ़ता है तो दूसरा चीज़ घटता है ना। तो फोर्स यहाँ पे घटेगा और किसके फैक्टर ऑफ फोर्स से वो कम होगा। समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये की पॉइंट है जो आपको याद करनी पड़ेगी। ये मैंने बहुत, देखो उसमें ना टेक्स्ट में बहुत कंफ्यूजिंग वे में दिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसे में ही बता देती हूँ जिससे आपको ये वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं एक बार वापस रिवाइज करवा देती हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो टूवर्ड्स द सेंटर होता है, जो सेंटर सीकिंग होता है, ठीक है। मैंने आपको रोप वाला एग्जाम्पल दिया था, राइट, कि आप एक उसको ऐसे घुमाते रहो, आफ्टर सम टाइम यू विल गेट टू नो कि वो जब आप उसको छोड़ोगे तो आपके अराउंड ही वो सर्कुलर मैनर में वो हो जाता है, आपको ही बांध लेता है।
इट मीन्स वॉट कि वो सेंट्रीपिटल मतलब टूवर्ड द सेंटर की तरफ आके वो आप सेंटर में खड़े हो और अपने बाजू से वो हिला रहे हो, समझ में आ रहा है? दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज टूवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग। तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है ऑफ फोर्स, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि इफ m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, v इट्स स्पीड या फिर वेलोसिटी, एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस फोर्स इज इक्वल टू ये वाला फोर्स। मतलब अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास ये दिया हुआ है एंड देन उसका जो स्पीड है उसको हम पकड़ते हैं v, ठीक है। ये m इज द मास है, v हमारी वेलोसिटी एंड r हमारा रेडियस है, मतलब डिस्टेंस है दोनों के बीच का। देन व्हाट कुड बी द फोर्स? तो फोर्स यहाँ पे होगा mv² अपॉन r। याद कर लो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला यही होता है mv² अपॉन r, ठीक है। भले ही वो सेंट्रीपिटल हो या सेंट्रीफ्यूगल हो, बस डिफरेंस ये है कि सेंट्रीपिटल में यहाँ पे इस पर साइन का डिफरेंस हो जाता है, बट जब भी हम थ्योरेटिकली जब हम सॉल्व करते न्यूमेरिकली जब हम सॉल्व करते तो हम इसको हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, अदरवाइज वो प्लस माइनस mv² अपॉन r होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स का जो आप कंफ्यूज मत हो ना, हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पे C.F भी करके भी लिख सकते हो, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, ठीक है। ये नया फॉर्मूला है। यहाँ पे m आपका मास है, v आपकी वेलोसिटी है और r आपका डिस्टेंस है, रेडियस है। अब इस पे एक आ जाता है छोटा सा डेरिवेशन। क्या बोला है कि एक प्लैनेट है, ठीक है, उसके प्लैनेट के जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, मतलब घूमता जिस स्पीड से है उसको v ले लिया है, चलो वो सब तो हमने देख लिया। यहाँ पे पीरियड जो लिया है उसने, मतलब टाइम जो लिया है उसको कंप्लीट किया, उसको लिया है t। इसको जस्ट कंसिडर करो कि एक प्लैनेट है, वो गोल घूम रहा है अराउंड सम ऑर्बिट या कुछ रिवॉल्यूशन कर रहा है और उसका टाइम पीरियड हमें पता करना है, तो वो हमने ले लिया t, ठीक है। अब देखो प्लैनेट है, सर्कल है, ठीक है, और हमें पता है कि जो इसका जो वो होता है 2πr, है ना। और r यहाँ पे 2πr हमें पता चलेगा कि चलो डिस्टेंस इसने 2πr कवर किया होगा, ठीक है। अब r क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन है, और टाइम क्या है? टाइम को हमने t लिया है। और अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। या फिर आप ये भी स्पीड, यहाँ पे v को आप स्पीड भी कंसिडर कर सकते हो, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने? तो 2πr, है ना। 2πr मतलब सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr, राइट। और टाइम कितना लिया उसने? तो t कंसिडर किया हमने। चलो हमें यहाँ से v की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई v की वैल्यू? v इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन t, ये हमें मिल गई v की वैल्यू, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ जिससे तो यहाँ पे क्या हमें मिल गया 2πr अपॉन t, ये हमने वेलोसिटी का ढूंढ लिया, ठीक है। मैं बाकी सबको इरेज कर देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना आप लोग को हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिल गई। अब आगे देखते हैं, हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का देखा था mv² अपॉन r। तो ये v की जो वैल्यू है, मतलब ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको ही हम पुट करेंगे यहाँ पे। तो जब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो 2πr अपॉन t, अब यहाँ पे v² है तो इसलिए मैं यहाँ पे भी लगा दूंगी इस टोटल का स्क्वायर। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर कर दिया। अब जब इसको स्क्वायरिंग करोगे, आई होप सो आपको ये सॉल्व करना आता हो। 2πr अपॉन टी का, देखो मैं आपको ना एक न्यू पेज पे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर, हम यही स्पेस ले लेते हैं, ठीक है। देखो क्या है, 2πr अपॉन टी का होल स्क्वायर, राइट, ये है। अब जब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या वो हो जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई का स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, एंड टी का स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया? ये सबका स्क्वायर करना है। तो देखो क्या आया, 4π स्क्वायर अब 4π स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी वही आया है 4 देखो ऊपर देखो। अब देखो इन्होंने और सॉल्व किया क्योंकि यहाँ पे m है और यहाँ पे r है, तो इसको भी हम डाल देते हैं अपनी इक्वेशन में, क्योंकि हमने अभी सिर्फ ब्रैकेट को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हम जब हम डालेंगे ब्रैकेट में तो इन्होंने ऊपर है हमारा
देखो इसको हमने सॉल्व कर लिया और यहाँ पे है हमारा m एंड ये टोटल अपॉन r है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा m एंड ये टोटल जो होगा वो आ जाएगा हमारा r, राइट। अब देखो अब कैंसलेशंस होगा, ठीक है, अब कैंसलेशंस करेंगे। कैंसलेशन कर देखो क्या क्या पहले कॉमन है, यहाँ से r गया तो यहाँ से एक r गया, राइट, यहाँ से r गया, यहाँ से एक r गया, तो अभी क्या बचा टोटल 4m पाई स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर, राइट, यही मिला ना हमें 4m पाई का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। चलो अब देखते हैं ये यही हमें आया है क्या, 4m पाई का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आया है 4m पाई स्क्वायर, सॉरी r भी आया है, आई एम सो सॉरी, 4m पाई, हाँ एक r बचा है ना, तो यहाँ पे आएगा एक और r, हाँ तो यही आया हमारा यहाँ पे भी और वहाँ पे भी यही आया है, राइट। अब आगे क्या करना है, तो देखो अब यहाँ पे हमने इतना सॉल्व कर लिया तो हमें ये इक्वेशन आ गया, राइट, हमने अभी सॉल्व किया। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई और डिवाइड करूँगी r स्क्वायर से, ये आपको करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे r स्क्वायर से तो फिर कैंसलेशंस होंगे एंड आपको फिर जाके मिलेगा r³ अपॉन t का स्क्वायर। एंड अकॉर्डिंग टू द कैपलर्स थर्ड लॉ, जैसे हमने पढ़ा था कि t² अपॉन r³ वो होता है कांस्टेंट, क्या होता है, t² अपॉन r³ वो होता है कांस्टेंट, है ना, तो ये कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमें मिल गया कि 4m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये हमें मिला था, ठीक है, एंड देन इसको हमने सॉल्व किया तो हमें r³ अपॉन t² मिला और हमें पता चला कि इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। समझ में आया कैसे ये कांस्टेंट हुआ है, तो जब t² अपॉन r³ इज कांस्टेंट तो ये फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, इट मीन्स, राइट। तो यहाँ पे क्या बताया बेसिकली कि दस न्यूटन कंक्लूडेड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन मस्ट बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लैनेट एंड द सन। मतलब उसने जस्ट कैपलर लॉ को वेरीफाई किया है, न्यूटन ने बस इस कैपलर लॉ को क्या क्या वेरीफाई किया है। न्यूटन आइडेंटिफाइड दिस फोर्स विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हेंस पोस्टुलेटेड द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये इसने लॉ इसको दे दिया, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच वीकर देन अदर फोर्सेस इन नेचर बट इट कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि दो ग्रेविटेशनल फोर्स वीक होता है अदर फोर्सेस से, ठीक है, अदर फोर्सेस से वो वीक होता है बट स्टिल सारा जो मेन फंक्शन है वो उसी के हाथों में है, ठीक है, यूनिवर्स का जो सारा मेन फंक्शन है उसी के हाथों में है एंड दस इट डिसाइड्स द फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट्स। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ह्यूज मासेस ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द यूनिवर्स। एंड क्यों ये पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ठीक है, और भी अलग अलग चीज़ें हैं जिसके कारण ये पॉसिबल हुआ है। आई होप सो आप लोग को ये जो डेरिवेशन है ये समझ में आया होगा। ये बहुत आसान है, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, ठीक है। सारा चीज़ डिपेंड करता है फॉर्मूला के ऊपर, F इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, ठीक है। अब हम यहाँ डिसाइड पढ़ेंगे यहाँ पे लो टाइड्स एंड हाई टाइड्स के बारे में। अब देखो ये एक चीज़ आपने तो पढ़ी होगी कि हाई टाइड होता है। हाई टाइड मतलब जब आप देखोगे कि जो पानी का लेवल है बढ़ गया है, बड़े बड़े जो सुनामीज आ जाते हैं या बड़े बड़े वेव्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड लो टाइड्स मतलब बारिश ज़्यादा नहीं हो रही है, राइट, मतलब सी वाटर का जो लेवल है वो नॉर्मल है, इसे लो टाइड एंड हाई टाइड्स कहते हैं, राइट। अब ये क्यों चेंज होता है ये सारा खेल। अब देखो आपको पता है कि जो मून है वो हमारे अर्थ का बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। अगर उसने हमारे साथ छोड़ दिया तो अर्थ अपना संतुलन खो देगा, उसका बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मून जो है इसके ऑर्बिट करता रहता है ना, अर्थ के ऑर्बिट करता रहता है, जो कि ज़रूरी भी है। एंड इसी ऑर्बिट के कारण कहीं पे हाई टाइड तो कहीं पे लो टाइड होता है, ऐसा वो है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे हाई टाइड एंड लो टाइड अकर्स एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस, करेक्ट है, यस। एंड हाई टाइड का वो नहीं है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द मून। ये है उसका मेन रीज़न, ये है उसका मेन रीज़न क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सम काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल पुल होता है जो मून एक्सर्ट करता है। हाँ, इसी के कारण क्या होता है कि कहीं पे हाई टाइड हो गया तो कहीं पे लो टाइड हो गया। वाटर डायरेक्टली अंडर द मून gets pulled towards the moon and the level of water there goes up high causing high tide at that place। अब
सिंपल सा है। अब जैसे कि मून इस साइड है, मून इज ऑन दिस साइड, राइट, मून इस साइड है। अब यहाँ से जब वो ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करेगा तो ऑफकोर्स यहाँ का जो पानी का जो लेयर है वो उठेगा, ऊपर की तरफ आएगा, एंड व्हेन इट विल पुल द वाटर, ऑफकोर्स वहाँ पे हाई टाइड होगा, मतलब वहाँ पे बड़े बड़े वेव्स फॉर्म होंगे, एंड दस यहाँ पे हम कहते हैं कि हाई टाइड हुआ है। एंड देन अगर अब दूसरी साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे तो मून है नहीं, तो कंपैरेटिवली इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इस एरिया में तो कम लगेगा, एंड जब इस एरिया में कम लगेगा तो वहाँ पे होगा लो टाइड, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल हो ही नहीं रहा है, इसलिए वहाँ पे लो टाइड है। बट जहाँ साइड मून वहाँ साइड हाई टाइड, जहाँ साइड मून नहीं है वहाँ साइड लो टाइड है। रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, यही पूरा रीजन है, इसी का पूरा खेल है। आगे क्या बोला है कि एट 2 places on the earth 90 degree from the place of high tide the level of water is minimum and low tides occur as shown in the टेबल बिलो। समझ में आया? मैंने जो अभी रीजन बताया वही चीज़ें बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है। चलो ये था डू यू नो का कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग था एक्चुअली में। चलो अब स्टार्ट करते हैं हमारा अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का, एंड देन उसके बाद हमारा एक और टॉपिक रहेगा, फिर जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, जो फोर्स जो अर्थ एक्सर्ट करता है, कौन सा फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। हम स्टार्टिंग से ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, है ना। So the earth attracts every object near it towards itself because of gravitational force। ये तो भाई हमें न्यूटन दादा ने पहले ही बता दिया था कि ऐसा ऐसा होता है, इसके कारण जो है सारी चीज़ें हमारे आजू बाजू घूमती रहती है। जैसे कि मून भी क्यों हमारे आजू बाजू में घूम रहा है, क्योंकि हम सम काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। हम क्यों सन के आजू बाजू घूम रहे हैं, क्योंकि सन हमारे ऊपर कुछ लगा रहा है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट है ग्रेविटी का, यही खेल है। If the earth attracts an apple towards itself, the apple also attracts the earth towards itself with the same force। But difference क्या होगा कि एप्पल के पास कम वो है, बट है उसके पास, हाँ, ऐसा नहीं कि है नहीं है, उसके पास भी है, बट कंपैरेटिवली अर्थ के पास ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स है एंड एप्पल के पास कम है। अब वो बेचारा इतना छोटू सा कि इतू सा, और हमारा इतना बड़ा, क्या मुकाबला है इन दोनों का, नहीं है। ये तो चींटी और हाथी वाली बात हो गई, है ना। बट स्टिल ये एप्पल भी बहुत खेल सकता है, क्योंकि इतनी ये एक एप्पल ने पूरा ग्रेविटी का लॉ डिस्कवर कर दिया, तो भाई क्या कह सकते हैं, है ना। तो इसलिए बोलते हैं एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एप्पल में बहुत खासियत है, इसने जब न्यूटन को इतना बड़ा हिंट दे दिया, डॉक्टर्स का इतना बड़ा वो है पेशेंस का, तो फिर और क्या चाहिए, है ना। तो इसने भी सम काइंड ऑफ फोर्स लगाया होगा जो कम होगा एज़ कम्पेयर टू हमारा अर्थ, ठीक है। बट सबके पास होता ही होता है, भले वो छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है, बस रीड करना है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। तो मैंने आपको बताया द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो ऑर्बिट करते हैं, वो भी क्यों, क्योंकि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। मून के पास भी है, सैटेलाइट सबके पास भी एक्ट हो रहा है, बट कंपैरेटिवली कम है। The earth attracts them towards itself but unlike the falling apple। क्यों भाई, क्योंकि दोनों ही तरफ से फोर्सेस आ रही हैं। अब एप्पल का तो काफ़ी कम था, बट इसका नहीं। चलो इसका रीज़न हम देखते हैं, वैलिड रीज़न क्या हो सकता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द, रुको मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ क्यों ऐसा ये होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द मून and the satellite along their orbits। if this velocity was not there they would have fallen on the earth। ये क्यों एक्ट हो रहा है, ये सारा खेल किस चीज़ का है, वेलोसिटी का है। अगर वेलोसिटी एक्ट नहीं होता तो फिर ये सारे गिर गए होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेलोसिटी है इन दोनों, इन सब के पास, दैट्स वाई। और ये हमारा ऑर्बिट ले रहे हैं, इसलिए ये हम ज़मीन पे नहीं गिरते हैं। दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। The gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर या कोई बॉडी के ऊपर, क्यों, किसकी वजह से होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। ये यहाँ से मैं आपको एक और फॉर्मूला बता रही हूँ अगर आपको नहीं पता होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। से हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक है, याद कर लेना, इसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। एंड एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इस पर आप इतना मत ध्यान दो कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, बस इतना याद रखो, क्योंकि कंफ्यूज मत होना आप लोग।
अब लास्ट छोटा सा पार्ट आ गया है, वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको हमने ये फॉर्मूला तो देख लिया, जिसने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला था। तो फिर यहाँ पे देखो F इज इक्वल्स टू जी m1m2/r², जैसा हमने डिराइव किया था, राइट, दो ऑब्जेक्ट्स लेके, याद आया। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मास जो है हमारा m जो है हमारा मास है अर्थ का। अब देखो फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, याद है, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हैं F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डायरेक्टली लिखे हैं F इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, F इज इक्वल्स टू mg होता है। अब यहाँ पे दोनों ही फोर्सेस जो हमें दो फोर्स मिले हैं उनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। ठीक है, दोनों को इक्वल कर देंगे तो mg इज इक्वल्स टू जी m/r², ये हो गया, राइट। अब देखो, अब कैंसिल आउट कर दो, मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ। देखो अब कैंसिल करो, यहाँ से m गया, यहाँ से m गया, क्या बचा, g इज इक्वल्स टू जी m/r², यही यहाँ पे लिखा हुआ है, g इज इक्वल्स टू जी m/r²। ठीक है, अब आगे क्या, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर जो ऑब्जेक्ट है वो मतलब अर्थ के, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे अर्थ के सरफेस पे रुका हुआ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ का सरफेस है एंड उसी के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है। तो फिर आर को, जो स्मॉल आर है, उसको हम ले लेते हैं कैपिटल आर, उसको हम इक्वल कर लेते हैं कैपिटल आर से। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि कौन सा आर है, बस हमें क्या देखना है कि जो है यहाँ पे रेडियस, दोनों ही रेडियस हैं, बट हमने इसको ले लिया कैपिटल आर क्योंकि हम ओवरऑल देख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द प्लैनेट जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे है टू द सेंटर से। ठीक है, एंड यहाँ पे ले रहे हैं आर, तो दस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, क्या आर क्या हो जाएगा, r², ऐसा हो जाएगा, राइट, gm/r²। हमें पता था, यहाँ पे हमें कुछ वैल्यूज़ पता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम g का ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। हमें कैपिटल G की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, अभी हमने निकाला था। मास ऑफ द अर्थ नहीं पता तो याद कर लो 6 इंटू 10⁻24 होता है, याद कर लो। ठीक है, 6 इंटू 10⁻24 kg। एंड यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ भी याद कर लो, उसके 6.4 इंटू 10⁻6 होता है। ठीक है, 6.4, देखो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मैं हाईलाइट ही कर देती हूँ ये पॉइंट। ठीक है, आपको एज इट इज़ होगा तो मैं दे दूँगी, ये देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, तो वो चीज़ें मैंने मार्क कर दी हैं। ओह सो सॉरी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, तो ये एक बार पढ़ ही लेना, ये बहुत हेल्पफुल होगी। ठीक है, ओके, तो ये क्या बोला है कि सबकी वैल्यूज इन्होंने यहाँ पे पुट कर दी, और जब इन्होंने कैलकुलेट किया तो इनकी वैल्यू आई 9.77 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई, मतलब ग्रेविटी की वैल्यू, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई 9.77 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। अब जब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बोलेंगे तो या तो आप चाहो तो ये वैल्यू, अगर बोलेंगे कुछ वैल्यूज़ नहीं दी है जी की, तो आप इसको 10 पकड़ सकते हो। ठीक है, आप इसको 10 पकड़ सकते हो, बिकॉज देखो 0.77 है ना, तो ये राउंड ऑफ करके 10 हो जाता है। बट अगर आपको बोली है कि जी की वैल्यू आपको इतनी यूज़ करनी है तो आपको उतनी ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, अदरवाइज आप 10 भी ले सकते हो इसकी वैल्यू। समझ में आया ये कैसे आया? ओके, देखो मैं वापस एक बार बता देती हूँ। देखो दोनों फोर्स की वैल्यू ले ली यहाँ पे, एक फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन वाला फोर्स यहाँ पे ले लिया, और एक फोर्स जो हमने डिराइव किया था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, दोनों को इक्वल कर दिया, मास कैंसिल हो गया, तो हमें जी की वैल्यू ये मिल गई, gm/r²। अब ये r² अगर सपोज कोई एक प्लैनेट है जो सरफेस ऑफ द अर्थ पे लैंड कर दिया है, तो वहाँ के हमें पूरा r रेडियस चाहिए, तो उसको मैंने कैपिटल R ले लिया, एंड कैपिटल R लेने के बाद मैंने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, दिस एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन द मास m। ये एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर डिपेंड करता है, रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है, एंड सो द एक्सेलरेशन ड्यू gravity at a given point on the earth is the same of all objects. It does not depend on the properties of the object. ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये मास एंड रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, बस इतना ही आज हम करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएशन ऑफ जी, मतलब जी की भी जो वैल्यू होती है, देखो याद कर लो, कैपिटल जी आपका ग्रेविटेशनल वाला हो गया, स्मॉल जी इज योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती रहती है अलॉन्ग, मतलब अर्थ के ऊपर। अगर मैं स्पेसिफिकली अर्थ की बात करूँ तो चेंज होती रहती है, बट जो जी है, जो कैपिटल जी है, वो कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। जैसे हमारे मास
मतलब मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, सेम भी हमारे कैपिटल जी की भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए उसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि वैल्यू ऑफ जी कहाँ कहाँ पे चेंज होता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये फॉर्मूलाज आप लोग लिख लेना, क्योंकि ये सारा आपको कभी ना कभी हेल्प करेगा ही। ठीक है, तो आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। चलिए जल्दी से ज्वाइन कर लो आप लोग टेलीग्राम चैनल को, ठीक है, क्योंकि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं, आपको इतने अच्छे वंडरफुल नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब सब होगा आसान, तो जल्द से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।